हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक का वो आपके पास है एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में आपने +1 में भी सुना होगा, +2 की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज टॉपिक है। अगर इसको मैथमेटिकली समझा जाए, लिखा जाए तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, लेकिन इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस को, ये टर्म कहाँ से आई, इस टर्म का यूज़ क्या है, ये एक इमेजिनरी टर्म है, फिर इसका मतलब क्या है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का, तो बड़ा स्ट्रेंज टाइप का ये आर्टिकल है। आप बोल सकते हो कि जो एंट्रोपी है वो थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर, बट इन एंट्रोपी देर इज़ नो फिजिकल that can be feel like the temperature, like the pressure। तो इसमें फील करने वाली कोई बात नहीं है, फील कर ही नहीं पाते इसको। अगर जब तक हम किसी आर्टिकल को, किसी टॉपिक को महसूस फील करना नहीं सीख पाएंगे तो उसके अंदर हमारी कमांड नहीं हो सकती। बहुत टाइम तक ये आर्टिकल मुझे भी बस मैथमेटिकली पता था, लेकिन अलग अलग टॉपिक, अलग अलग बुक कहीं से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम बच्चों को थोड़ा सा और बेटर तरीके से बता सकते हैं। तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है, समझने के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा जी, एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी आपके पास, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ा था, और उसके अंदर क्लासियस ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में कुछ बताया था। जो एंट्रोपी टर्म है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से ही निकल के आया है। आप कह सकते हो उसी की एक एप्लीकेशन है ये आपके पास। तो इसके अंदर जो क्लासियस ने जब इसके बारे में बताया था एंट्रोपी के, तो बहुत से लोगों ने इस टर्म पे विश्वास नहीं किया था, क्योंकि क्लासियस जब भी इसको एक्सप्लेन करता था तो वो टर्म यूज़ करता था एंट्रोपी चेंज। तो लोगों ने जब भी डिस्कस होता था तो इस पे ऑब्जेक्शन किया, जी आप एंट्रोपी चेंज की बात क्यों करते हो, एंट्रोपी एब्सोल्यूट टर्म को यूज़ क्यों नहीं करते आप। और यहाँ पे भी हम जो पढ़ेंगे मेनली वो एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे। तो उसने बार बार अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तब लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया। फाइनली ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये बहुत विश्वास के लायक है, इसमें बहुत कुछ समझने की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास ये एक एनर्जी है, हमने सुना है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो फिर हम ऑलवेज वी टॉक, वी डिस्कस सेव द एनर्जी, वी शुड नॉट वेस्ट द एनर्जी। जब एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी को ना बना सकते ना ख़त्म कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी को बचाना क्यों है। एनर्जी कांस्टेंट है तो एनर्जी को बचाना क्यों है। तो ये चीज़ मैं आपको ये कहूँ, एंट्रोपी एक एनर्जी है, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, एंट्रोपी एक एनर्जी है, इसका क्या मतलब हुआ। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा, इसको फील करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम मैथमेटिकली इस पे जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी जिसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, वो है क्या आपके पास। एनर्जी भी दो तरह की होती है। एनर्जी अगर उसको सेव करने की बात हम नहीं करेंगे, अगर उसको सेव करने की बात हम करेंगे, इट मीन्स भाई कुछ ये ख़त्म तो हो रही है ना, तभी तो सेव करने की बात कर रहे हैं। ख़त्म नहीं हो रही तो सेव क्यों करेंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा, एक्चुअल में सेव करना है तो किस चीज़ को सेव करना है और किस चीज़ से हमें बचना है। देखिएगा जी, यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपके पास। जो एनर्जी होती है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक को तो मैं बोल रहा हूँ अनअवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी, और दूसरा मैं बोलता हूं अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी। इसको मैं बोल रहा हूँ यूजलेस एनर्जी,
इसका दूसरा नाम मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, यूजलेस। और ये आपके पास है यूजफुल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी आपके पास दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी। हमने कहा ये यूजफुल एनर्जी है, ये यूजलेस एनर्जी है। ये अवेलेबल एनर्जी है जो काम किया जा सके, जिसको काम में कन्वर्ट किया जा सके, जो यूजफुल हो हमारे पास, और जो काम की नहीं है तो उसको बोल दिया हमने यूजलेस या अनअवेलेबल एनर्जी। अब आपके पास हम इस टर्म को समझ के हम बता सकते हैं हमें एनर्जी को सेव क्यों करना चाहिए। अगर ये टोटल कांस्टेंट है ये आपके पास कांस्टेंट एनर्जी, ये है रूल के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट। अब इसमें से किसी एक को आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो जो दूसरे वाली है वो अपने आप इंक्रीज और डिक्रीज होगी, क्योंकि टोटल को हमें क्या बनाना है, कांस्टेंट। अगर हम ये कहेंगे अनअवेलेबल एनर्जी को हमने इंक्रीज कर दिया, इसको हमने बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली इस टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए अवेलेबल एनर्जी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। और इसी अनअवेलेबल एनर्जी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। इसी अनअवेलेबल एनर्जी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हमें छोटे मोटे एग्जाम्पल लेना पड़ेंगे, फिर हम इसको फील कर सकते हैं। हम हमारी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के, तो हमने देखा है कि जब आपके पास पेट्रोल या डीजल बर्न होता है या फैक्ट्रियों में इंजन चलते हैं आपके पास, वहाँ पे डीजल, पेट्रोल, कोयला यूज़ करते हैं, तो आपके पास आपकी गाड़ी चलेगी और उसके साथ साथ बहुत तेज़ साउंड भी आती है, उसके साथ धुआं भी निकल के आता है। तो वो जो धुआं निकल के आया है दैट इज़ एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि जो धुआं निकल के जो एनर्जी की फॉर्म में आया है दैट कैन नॉट बी फर्दर यूज फॉर यूजफुल वर्क, उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो वो आपके पास एंट्रोपी है। वो एनर्जी आपके पास एंट्रोपी है। आपने पेट्रोल डाला, उसके अंदर एनर्जी थी, तभी आपकी गाड़ी चली, लेकिन कुछ आपके पास एनर्जी धुएं के रूप में भी निकल के जा रही है। तो वो धुएं के रूप में निकल के जा रही है, उसी को मैं एंट्रोपी बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा मैं आपको बताऊँ, जब हम हमारे हाथों को रब करते हैं तो रब करने के बाद हीट जनरेट होती है, हाथ गर्म हो जाते हैं, लेकिन दैट हीट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी यूजफुल वर्क, तो वो आपके पास एंट्रोपी है। और एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास एक जवान आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है, या आप मानिएगा कि दो यंग आदमी है आपके पास, दोनों ने बहुत सारा खाना खा लिया। एक तो जाके सो गया और दूसरा खेत में जाके काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है। तो जो सो गया उसके पास एनर्जी है, उसने एनर्जी ली पर उसको वो यूज नहीं कर रहा, तो वो एंट्रोपी है। वो एनर्जी आपके पास एंट्रोपी है। इसलिए हमने सुना होगा कि एनर्जी को बचाइएगा। जो बचाने की बात करते हैं, सेव करने की बात करते हैं, वो एनर्जी आपके पास अवेलेबल एनर्जी है। ये वाली आपके पास अनअवेलेबल एनर्जी है, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा आपके पास व्हीकल चलेंगे, कोयला जलेगा, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, आती भी जा रही हैं, और फिर हम करें कि एनर्जी को सेव करो, क्योंकि आपके पास अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रही है। कंटिन्यूसली यूनिवर्स की जो आपके पास अनअवेलेबल एनर्जी है वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, तो ये अपने आप कम हो रही है। तो कहते हैं जी इसको कम करो, ये अपने आप बच जाएगी आपके पास। तो जो बचाने वाली एनर्जी है वो ये है, और ये यूजफुल एनर्जी जिसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको कम करना हमें, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। एक और एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
कि जैसे आपके पास हमने सुना है पानी बचाओ, ओके, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है, शायद डाटा यही होगा जहाँ तक मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि जो हमारी अर्थ का 2/3 जो पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है और बाकी यूजफुल पर्पज़ के लिए जो जगह है आपके पास वो 1/3 रह जाती है। तो जब पानी इतना ज़्यादा हमारे पास है, 2/3 पार्ट अर्थ का पानी से ढका हुआ है, तो पानी की ज़रूरत क्या है हमें? पानी को बचाना क्यों? पानी तो बहुत है हमारे पास। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने, एंट्रोपी को फील करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम समुद्र के बीच में जाके खड़े हो गए और हमें वहाँ पे प्यास लग गई, तो क्या हम समुद्र का पानी पीते रहेंगे? पी लेंगे? नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूजलेस वाटर है, वो एंट्रोपी है आपके पास। क्योंकि जो यूजफुल वाटर है वो आपके पास अवेलेबल एनर्जी की तरह है, और बाकी जितना समुद्र में पानी है जिसको आप पी नहीं पा रहे हो उसको हम बोल सकते हैं जी वो तो एंट्रोपी है, अनअवेलेबल एनर्जी है। और ये अनअवेलेबल एनर्जी को हम ही बढ़ा रहे हैं। भाई हमने सुबह ब्रश करते हैं, नल को खोल के छोड़ देते हैं, जब तक ब्रश नहीं करते कई बार नल चलता रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो यूजफुल वाटर है जिसको अवेलेबल एनर्जी से हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो कम होता जाएगा। अवेलेबल वाटर को हम बहा रहे हैं तो अनअवेलेबल वाटर, क्योंकि नाले में जाएगा, नाले वाला पानी हम थोड़ी ना पीते, तो वो पानी जो आप बहा रहे हो वो एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी की एक आप दिमाग में पिक्चर बनाइएगा, एंट्रोपी एक तरह की एनर्जी है और वो एनर्जी किसी काम की नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल है लेकिन इसमें फील करने वाला फिजिकल कुछ नहीं है। ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, एक मनगढ़ंत है जो हमें बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में आपके पास हेल्प करेगा। तो कैसी एनर्जी है? एंट्रोपी इज वन टाइप ऑफ एनर्जी विच इज अनअवेलेबल टू सम यूजफुल वर्क। तो जो पहली डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ, ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क। एक ऐसी एनर्जी जिसको काम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यूजफुल पर्पज़ के लिए नहीं होती है, उसी को एंट्रोपी बोलते हैं। एक चीज़ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि एंट्रोपी मेजर द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन द सिस्टम। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है कि जो चीज़ें आपके पास अरेंज की हुई हैं, एक सही पैटर्न में लगी हुई है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगी हुई है, तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, सिस्टेमेटिक रखा हुआ है, तो उसकी एंट्रोपी हमेशा कम होती है। और आपके पास जो रैंडमनेस है, जहाँ पे डिसऑर्डर है, वहाँ एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। पहले आपके पास आइस है, आइस वाटर की एक सॉलिड फॉर्म है, जिसके अंदर आपके पास आइस के अंदर आपके पास जो एटम है, जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, तो वो आपके पास इस तरह अरेंज होते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है। ये आपके पास मैंने पैटर्न बनाया है किसका? आइस का। और जब आइस का वाटर की फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है तो एटम के बीच में लिक्विड में बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो उसको मैं आपके पास ऐसे दिखा रहा हूं। ये आपके पास वाटर बन गया, ये सॉलिड है आपके पास, ये लिक्विड है। और जब आप उसको गर्म करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास होगी गैस, इसको आप लिक्विड बोलोगे, और ये आपके पास सॉलिड होगा आपके पास।
तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो प्रॉपर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, इसकी एंट्रोपी कम होगी, लिक्विड की एंट्रोपी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू आइस दैट इज सॉलिड, और गैस के केस में एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जो डिसऑर्डरनेस है मॉलिक्यूल है वो कंटेनर में किसी भी डायरेक्शन में आपके पास जाते हुए आपको मिलेंगे। तो अब एक नई डेफिनेशन आई है, इट मेजर द डिसऑर्डर इन द सिस्टम। और सिस्टम किसको बोल रहे हैं? यूनिवर्स का एक ऑब्जेक्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी। किसी भी स्टडी के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास डिसऑर्डरनेस जो बताती है वो एंट्रोपी बताती है। अगर इसका एक दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छा हम ले सकते हैं, अगर आप हॉस्टल के एक रूम में रह रहे हो या घर में आप कहीं पे भी रह रहे हो, आपको पता है बाइक की चाबी हर बार वहाँ पे रखी जाती है, आपका पेन वहाँ पे होगा, आपकी पैंट वहाँ पे होगी, आपकी शर्ट वहाँ पे रखी हुई है, प्रेस करनी है तो वहाँ पे रखी हुई है। लेकिन अगर आप कॉलेज से आते हो और आते ही आपकी बाइक की चाबी आप कहीं पे भी फेंक देते हो सकता है कि वो बिस्तर में कहीं जाके गिर जाती है। अब क्या होता है वहाँ पे, आपने अगर पहले वाले केस की बात करेंगे, अगर आपने कमरे को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि यहाँ बाइक की चाबी होगी, यहाँ मेरे कपड़े होंगे, यहाँ पे ही होंगे, तो आपको कोई भी चीज़ लेने में आप सीधे जाओगे, बाइक की चाबी जहाँ पे रखने की एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ से आप लोगे। और एक आपने कहीं पे भी फेंक दी, आप उसको ढूंढते रहोगे इधर उधर, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, और उसी एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, एंट्रोपी। वही एनर्जी जो आपकी बेकार में वेस्ट हो रही है दैट इज नोन एज एंट्रोपी। अगर आपको प्रॉपर तरीके से रखी हुई है तो आप जाओगे उसको लोगे तो एंट्रोपी कम होगी, रैंडमनेस कम होगी, क्योंकि आपने हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी हुई थी। तो एनर्जी बेकार हो रही है ना, बाइक की चाबी ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कभी कपड़ों में है, बिस्तर में है, कहाँ पे रखी है, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड नोन एज एंट्रोपी। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं डिसऑर्डरनेस की। आप नई बुक खरीद के लाते हो, उसके पेज आपके पास एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं। ये आपके पास एक बुक है और इसके जो पेज हैं वो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं। 6 महीने 1 साल के बाद आप देखिएगा आपकी बुक के पेज आगे से थोड़े थोड़े मुड़ जाते हैं, वो पेज आपके पास ऐसे से हो जाते हैं, ऐसे मतलब थोड़े से ऐसे। और कुछ टाइम 2-3 साल उसको पढ़ोगे तो आपकी बुक के पेज और थोड़े से आगे से आप देखोगे बुक मोटी हो जाती है। जब आप खरीद के लाए थे वो इतनी मोटी नहीं थी, बाद में वो मोटी दिखने लग जाती है। तो क्या हुआ, जब बुक आप नई लेके आए थे तो पेज बहुत अच्छे पैटर्न में थे, आपने उसको बार बार खोला, कहीं पेज खुला रह गया, आपने बुक को बंद कर दिया, तो थोड़ी सी एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ी, रैंडमनेस बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ी। फिर बहुत टाइम हो गया तो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और ज़्यादा बढ़ गया आपके पास। कंक्लूजन इसका क्या निकला, अगर कोई चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी कम होने का मतलब अवेलेबल एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा है तो यूजफुल वर्क ज़्यादा होगा, और यूजफुल वर्क ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज होगी आपके पास। तो एक चीज़ क्या पड़ी, एंट्रोपी ज़्यादा, एफिशिएंसी कम, एंट्रोपी कम, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड विद द रैंडमनेस और ऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी। इस डेफिनेशन को आप यहाँ पे पढ़िएगा, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन द सिस्टम। Greater is the disorderness, greater is the entropy and lesser is the efficiency of system। अब इस चीज़ को मैं रिलेट करना चाहता हूँ, जितने भी स्पॉन्टेनियस फिनोमिना हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं आपके पास, उसके अंदर हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है।
एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई डायरेक्शन नहीं दी जा रही, तो वहाँ एंट्रोपी बढ़ेगी। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, स्पॉन्टेनियस जो जितने भी फिनोमिना हैं वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर टीचर क्लास में आता है, क्लास में होता है, सभी बच्चे अपनी अपनी जगह बैठे हुए होते हैं, हर बच्चे की एक जगह भी फिक्स कर दी जाती है, कल आप यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे। अगर बच्चों पे ये कंडीशन ना लगाई जाए तो बच्चे जो आगे बैठा था वो पीछे, पीछे वाले का पढ़ने का मूड नहीं है वो आगे जाएगा, पीछे जाएगा। आप देखोगे कि वो अलग अलग मतलब एक रैंडम ऑर्डर में आपको नहीं मिलेंगे। क्यों रैंडम ऑर्डर में थे? टीचर की कंडीशन थी। नेचुरल प्रोसेस ये कहता है बच्चे अपनी मर्जी से कहीं जाके बैठेंगे तो वो हर बार टेढ़े मेढ़े अलग अलग डायरेक्शन में जाके बैठेंगे। मतलब कोई इधर मुंह करके, कोई इधर, कोई पीछे देख रहा है, कोई किसी को क्या मार रहा है, क्या है, तो सबका ऐसा बिहेवियर वहाँ पे आपको मिलेगा। एंट्रोपी बढ़ी है वहाँ पे आपके पास। नेचुरल फिनोमिना जितने भी हैं, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना जितने भी हैं, जहाँ आपके पास एंट्रोपी बढ़ेगी तो उसका सीधा सा मतलब ये होगी कि वो स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। एक चीज़ आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे और आपसे पूछे कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो आप उस रिएक्शन में देख सकते हो। अगर आपके पास एंट्रोपी बढ़ के आई है तो वो स्पॉन्टेनियस, अगर बढ़ के नहीं आई तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा वो आपके पास। तो ये वाली डेफिनेशन हमने पढ़ ली। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन द सिस्टम। ग्रेटर इज द डिसऑर्डरनेस, ग्रेटर इज द एंट्रोपी एंड लेसर इज द एफिशिएंसी। ये चीज़ हमें समझ में आई थोड़ी। अब इसको हम भाई थर्मोडाइनमिक में ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आपके पास जब भी किसी सिस्टम में एडियाबेटिक चेंज होता है, इफ़ एनी सिस्टम अंडरगोज adiabatic change, then a quantity remain constant during the adiabatic change। और उस क्वांटिटी को वो सिस्टम की प्रॉपर्टी बता रही है, और उस सिस्टम की प्रॉपर्टी बताने वाली जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है उस क्वांटिटी को नाम देते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मैं कहता हूँ जब भी किसी सिस्टम के अंदर एडियाबेटिक चेंज होता है, एडियाबेटिक मतलब नो हीट गिवन टू द सिस्टम, नो हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट। हम पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ते थे जब बेसिक करते थे हम, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना हीट दी जाए ना हीट ले जाए, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट जीरो आता है, तो ऐसे सिस्टम में क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, और वो होती है हीट गिवन टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट दैट टेम्परेचर एट विच हीट इज इंक्रीज, हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम और गिवन टू द सिस्टम। तो वहाँ पे क्यू या क्यू बाई टी कांस्टेंट रहता है हर बार, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को एंट्रोपी बोल दिया। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडाइनमिक विच रिमेन कांस्टेंट व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज एडियाबेटिक चेंज। तो इस डेफिनेशन पे आइएगा। इस डेफिनेशन को जब आप करोगे तो ये आपके पास है, इट इज़ द थर्मल प्रॉपर्टी, इट इज़ ए थर्मोडाइनमिक, नॉट थर्मल, थर्मल प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, इसको कहोगे थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, इट इज थर्मोडाइनमिक। It is thermodynamic property of system which remain constant when system undergoes adiabatic change। इसका प्रूफ भी होता है हमारे पास। हम एक कार्नोट साइकिल लेंगे, कार्नोट साइकिल में एक एडियाबेटिक, दूसरी एडियाबेटिक, और उसके अंदर 2-3 हम आइसोथर्म लेंगे, आपके पास कर्व बनाएंगे, तो हम उसके अंदर कार्नोट साइकिल की प्रॉपर्टी यूज करके हम उसमें आसानी से प्रूव करते हैं क्यू बाई टी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आती है, और उस क्यू बाई टी क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को हम बोल देते हैं एंट्रोपी। दूसरी चीज़ इसमें, जो एडियाबेटिक होता है उसके अंदर एंट्रोपी चेंज नहीं होती है, तो एडियाबेटिक को आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं। एडियाबेटिक
में एडियाबेटिक चेंज में एंट्रोपी चेंज नहीं होती, तो एडियाबेटिक को आइसोएंट्रोपिक भी बोल देते हैं। ये पेपर में जब भी आपसे पूछा जाता है, जनरली पेपर में जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड एक्सप्लेन द एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, और पूछा जा सकता है इसके साथ एंट्रोपी विल इंक्रीज इन केस ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक यही है, व्हाट इज़ द एंट्रोपी। अगर पेपर में आता है तो आपको तीनों डेफिनेशन लिखनी है आपके पास। पहली अमाउंट ऑफ एनर्जी अनअवेलेबल, दूसरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एडियाबेटिक चेंज, और मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम आपके पास। तो अब कुछ फील आया होगा आपको कि ये अनअवेलेबल एनर्जी है, जो काम की एनर्जी नहीं है, और उसी एनर्जी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। अब देखिएगा मैथमेटिकली जब आपको लिखना है, आपके पास मैथमेटिकली लिखना है, तो ये आपके पास ds इज़ द चेंज इन एंट्रोपी। स्टार्टिंग लेक्चर स्टार्ट हुआ तो हमने कहा एब्सोल्यूट एनर्जी की बात नहीं करेंगे, जो एनर्जी को एंट्रोपी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास S से रिप्रेजेंट करते हैं, S रिप्रेजेंट द एंट्रोपी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि जब क्लासियस ने इसको एक्सप्लेन किया तो उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा था, जी इसको बताइए ना, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो वहाँ पे क्लासियस ने कहा था कि जी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा, मोलिकुलर लेवल पे जाना पड़ेगा, जबकि जो थर्मोडायनामिक है आपके पास ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम की एक्सप्लेन करता है। तो काइनेटिक थ्योरी को अगर आप सही मानो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाद में चीज़ों को बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया था। तो हम पढ़ेंगे चेंज इन एंट्रोपी। अब चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है, मैं यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता देना चाहता हूँ। ये आपके पास मैंने इधर ले लिया एंट्रोपी, इधर ले लिया मैंने टेम्परेचर, और ये मैंने एक कर्व बना दी। इस कर्व को समझने की, एक सिस्टम की ये कर्व है आपके पास। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सिस्टम का बोल दिया T1, और यहाँ पे टेम्परेचर सिस्टम का बोल दिया मैंने T1, और ये आपके पास T2। जब टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा था, कुछ टेम्परेचर था, तो वो आपके पास था जी S1। जब टेम्परेचर T1 था S1 एंट्रोपी थी, जब टेम्परेचर आपके पास T2 हुआ तो एंट्रोपी आपके पास S2 होगी। अब देखिएगा जी, मैं इसमें बताना क्या चाहता हूँ, आपके पास प्रेशर की फॉर्म में पढ़ो तो ये आपके पास P1, ये आपके पास P2। तो आपने क्या किया है, एक सिस्टम है, मान लीजिएगा एक कंटेनर में गैस है, उसका जब आपके पास प्रेशर उस पर ज़्यादा था, अगर उस पे आपने प्रेशर ज़्यादा लगाया तो हीट गिवन टू द सिस्टम, तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर लगाया, वर्क डन किया, तो आपके पास P1 इज ग्रेटर देन P2, देन T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा, प्रेशर बढ़ाया, मोलिकुल पास आ गए, गैस मोलिकुल पास आ गए। एक तो सिचुएशन ये है। तो वहाँ पे जो उनका रैंडम मोशन है उसको मैंने नाम दे दिया S1 इज एंट्रोपी। जी डिसऑर्डर जब है जिस सिस्टम का, वो S1 नाम दे दिया। अब आपने क्या किया, आपने उसका प्रेशर कम किया है ना, पिस्टन का प्रेशर आपने कम किया, गैस एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी, और जब गैस एक्सपेंड होती है तो हीट गिवन टू द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द गैस। तो ऐसे के केस में टेम्परेचर भी, गैस एक्सपेंड होगी, गैस ने काम किया तो उसकी हीट खर्च हुई तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो उसके बाद रैंडमनेस देखी तो वो दूर भाग गया, आपके पास गैस मॉलिक्यूल, पिस्टन ऊपर चला गया तो दूर भागे, उसकी एंट्रोपी आपके पास S2 होगी। अब हम ये बात करेंगे कि जी पहले रैंडमनेस उसकी S1 थी और बाद की रैंडमनेस उसकी S2 होगी, तो कितना चेंज हुआ उसको मैं बोलना चाहता हूँ S2 माइनस S1। फाइनल स्टेट में जब सिस्टम है उसकी एंट्रोपी क्या है, और उसको नाम दे दिया हमने DS।
तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्मूले में मैंने ds यूज़ किया है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम व्हेन इट अंडरगोज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो उसका चेंज है S2 माइनस S1 या S फाइनल माइनस S इनिशियल आपके पास। और ये क्या है आपके पास, डेल्टा Q बाई टी, मतलब हीट ईदर गिवन टू द सिस्टम और हीट taken from the system is denoted by delta Q, and T is the temperature at which heat is given to the system and heat is taken from the system। तो जब आपके पास एंट्रोपी को जब आप पढ़ रहे हो तो T को आपको कांस्टेंट रखना है। जैसे आपने हीट इंजन के बारे में पढ़ा है, जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर आप T1 रखते हो, T1 रखते हुए उससे आप हीट लेते हो Q1, T1 होते हुए हीट क्या लेते हो Q1, और सिंक का टेम्परेचर आप रखते हो T2 फिक्स और उसको हीट क्या देते हो आप Q2 देते हो। टेम्परेचर फिक्स रखना है ना आपको। तो जो जब आप एंट्रोपी को पढ़ोगे तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है ये आपके पास फिक्स रखेंगे और आप उस सिस्टम को डेल्टा Q, या तो सिस्टम को हीट दोगे या सिस्टम से आप हीट ले रहे हो आपके पास। अब देखिएगा, अब अगर डेल्टा Q इज हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट एंटरिंग द सिस्टम, डेल्टा Q विल बी पॉजिटिव। डेल्टा Q पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। दूसरा, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, डेल्टा Q विल बी नेगेटिव एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। तो ये टर्म आपके पास साइन कन्वेंशन भी आपको ध्यान रखने हैं, डेल्टा Q क्या है, T क्या है आपके पास। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, चेंज इन एंट्रोपी। जैसे हमने एक्सप्लेन किया है कि जी इस तरह सिस्टम एक स्टेट से दूसरी, फॉर एग्जांपल कोई कहे जी ये बच्चा बदमाश है, तो कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जी कितना बदमाश है, वो ये बताएगा जी कल इसने ये बदमाशी की, परसों इसने ये बदमाशी की, भाई उसकी बदमाशी बढ़ी है या उसकी बदमाशी कम हुई है। ऐसी ही एक इमेजिनरी टर्म है जी, ठीक है जी। अब इसकी SI यूनिट के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी SI यूनिट क्या है। तो इसकी SI यूनिट को समझने के लिए हमने कहा इस हीट को हम किसकी फॉर्म में पढ़ते हैं, जूल, वर्क। तो ये जूल है, ये केल्विन है। तो SI यूनिट आपके पास क्या होगी एंट्रोपी की, जूल केल्विन इनवर्स आपके पास। इतना आपको क्लियर हुआ। तो जब आपके पास पेपर में पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर का हो 3 नंबर का हो, तो एंट्रोपी को आप तीनों डेफिनेशन लिखोगे और इस फॉर्मूले की फॉर्म में आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी, और ये आपके पास उसकी SI यूनिट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैंने लगाया है D और यहाँ पे है डेल्टा। जिसके सामने डेल्टा लगा हुआ था, जिस टर्म के सामने, वो आपके पास एक पाथ फंक्शन होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और जिसके सामने D में लगाता हूँ वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है या उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब वो प्रॉपर्टी इनिशियल स्टेट सिस्टम की और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, किस पाथ से वो गई है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास बताना चाहूँ, हमने एक सिस्टम बना लिया ये वाला, एक इस पाथ से गया आपके पास, यहाँ S1 है, एक आपके पास इस पाथ से गया, ये आपके पास S2 है, एक हमने पाथ बना लिया S3। तो जो एंट्रोपी है ना, वो पोजीशन नंबर, भाई जो आपके पास सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुँचा है, 1 से 2 स्टेट में गया है, वो किस पाथ से गया है उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम कहेंगे S1 S2 S3 तीनों के केस में एंट्रोपी सेम रहेगी। जब कोई भी आपके पास स्टेट फंक्शन होता है तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और जो पाथ फंक्शन होता है उसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, जिसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। तो हो सकता है +2 के लेवल पे आपने DQ यहाँ लिखा हुआ देखा हो, लेकिन जब आप कॉलेज में पहुँचते हो तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अब अगर इस टर्म को, इस वाली इक्वेशन को आप मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चेंज इन एंट्रोपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा Q इक्वल टू TdS, दिस इज द
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक इन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। हायर क्लासेस के अंदर कहे कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, तो आपको ये देखना है दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक इन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको एंट्रोपी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आपने इसको थोड़ा सा तो ज़रूर फील किया होगा कि एंट्रोपी आखिर है क्या चीज़, क्योंकि मुझे बहुत लेट जाके ये समझ में आई है। तो मैंने सिर्फ ये सोचा है कि मेरे पास वो जो नॉलेज है वो आप लोगों से मैं शेयर करूं, और अब इस चीज़ को आप आगे बढ़ोगे, चाहे कोई कैसा भी फॉर्मूला बन के आओ, आपको बार बार दिमाग में ये नहीं आएगा कि एंट्रोपी आखिर होती क्या है। वो हमने आपको बताने की कोशिश की है मैंने। तो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग। और पेपर में मैं आपको फिर बता देता हूँ, पेपर में आर्टिकल आपके पास कॉलेज वाले बच्चों के लिए तो दो तरह से ही आएगा। व्हाट इज़ एंट्रोपी, व्हाट इज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, एंड प्रूव दैट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐड करेंगे तो प्रूव दैट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी विल इंक्रीज। ये आपके पास क्वेश्चन दो ही बनते हैं आपके पास कॉलेज लेवल पे, और जो बच्चे +2 के होंगे उनसे अलग अलग आपके पास। तो नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी व्हेन द सिस्टम will be reversible or irreversible, and then we will write the physical significance of term entropy in thermodynamic. Thank you so much, students.